जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गुप्त वंश के एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सिक्कों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का डिस्कशन किया जाएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज इस इंपॉर्टेंट सेशन को। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, जल्द से जल्द आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कोर्स को परचेस कर लीजिएगा, नहीं तो ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे आज की क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर दिया गया सिक्कों के बारे में। तो सबसे पहले बताया गया कौड़ियाँ। देखिए, आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कौड़ी, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फाहियान के अनुसार, फाहियान एक चीनी यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया था, कमेंट करके बताइएगा, पीछे आपने पढ़ा हुआ है। भारत में क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। संपूर्ण प्राचीन और मध्यकाल में कौड़ियों का एकमात्र स्रोत मालद्वीप था। इस तरह की कौड़ियों की प्राप्ति सोहेपुर, जो कि वर्तमान के उड़ीसा में है, और भौंद्री या बहुंद्री गांव, जो कि लखनऊ में है, यहाँ से प्राप्त होता है। नारद स्मृति और पतंज महाभाष्य में दिनार का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, कौड़ियों का उल्लेख किसने बताया? फाहियान ने बताया कि प्राचीन भारत हो या फिर मध्यकालीन भारत हो, ये क्रय विक्रय का महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करता था। और इसका स्रोत कहाँ से? उड़ीसा से, लखनऊ से। आगे दिए, सूर्यसेन शासकों के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन मिलता है। मतलब सूर्यसेन के जो शासक थे, इनके सिक्कों पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित मिलती है। प्रतिहार वंश मिहिर भोज के आदि वाराह प्रकार के सिक्कों पर बछड़े का दूध पिलाती हुई गाय और वाराह अवतार का अंकन मिलता है। मतलब प्रतिहार शासक मिहिर भोज जो है ना, कि इसमें जो आदि वराह प्रकार के सिक्के इसने बनवाए थे, इसमें क्या था, सिक्के पर दूध पिलाती हुई गाय और बछड़ा, मतलब ये चित्र मिलता है, या फिर वराह अवतार का अंकन मिलता है। विशल प्रिय, विशल प्रिय ये एक प्रकार का सिक्का है जो कि चाहमान, मतलब चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ या विशल देव के नाम से प्रचलित था। तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है, विशल प्रिय सिक्का किससे संबंधित है? तो ये विशल देव या फिर विग्रह राज चौहान चतुर्थ के नाम से संबंधित है। अश्वारोही प्रतीक युक्त चांदी के सिक्के चौहान रानी सोमल्य देवी से संबंधित है। देखिए, अश्वारोही प्रतीक युक्त चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का हुआ करता था, उस पर अश्वारोही बने होते थे, इसका संबंध है सोमल्य देवी से, ये भी याद रखिएगा। आगे दिए दोस्तों, गधया सिक्के हुड़ शासकों ने ससैनियन सिक्कों के अनुकरण पर चलाया था। देवता हनुमान का अंकन कदम्ब शासकों एवं चंदेल शासक संलक्षण वर्मा के सिक्कों पर मिलता है। देखिए, कदम्ब शासक है और चंदेल शासक है संलक्षण वर्मा, इनके सिक्कों पर हनुमान की प्रतिमा मिलती है। कुषाण शासक हुविष्क ने सिक्कों पर सर्वप्रथम उमा का अंकन किया था। तो सबसे पहले उमा मतलब का अंकन किसने किया था? ये कुषाण शासक हुविष्क ने किया था। बुद्ध और शिव का अंकन कनिष्क और हुविष्क दोनों की मुद्राओं पर मिलता है। कुमारगुप्त के सिक्कों पर मयूर, मयूर मतलब मोर की आकृति, ये इंपॉर्टेंट बिंदु याद रखिएगा। और स्कंदगुप्त के सिक्कों पर माता लक्ष्मी का अंकन मिलता है। देखिए, कुमारगुप्त ने जितने सिक्के प्रचलित किए थे उसमें मयूर की आकृति मिलती है, और स्कंदगुप्त के जो सिक्के थे उसमें माता लक्ष्मी की आकृति मिलती है। बंगाल में चांदी के हरिकेल सिक्के चलते थे। देखिए, हरिकेल क्या है? चांदी का सिक्का है, कहाँ पे चलता है? बंगाल में चलता था। रजत शतमान का प्राचीनतम उल्लेख मैत्रायणी संहिता में प्राप्त होती है। कारसापड़ का पहला उल्लेख साम विधान ब्राह्मण में हुआ है।
नागनिका के नाना घाट अभिलेख तथा नहपान के नासिक अभिलेख में कारसापड़ मतलब काहापड़ सिक्के का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। आगे दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ बिंदु दिए। सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्का जारी किया। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। ये बिंदु हम लोगों ने पीछे भी पढ़ रखा है, यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि किस गुप्त शासक ने सोने के सिक्के प्रचलित किए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त शासन के पतन के बाद कलचुरी शासक गांगेय देव विक्रमादित्य ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है तो यहाँ पे गंगे देव नाम का एक शासक होता है जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। आहत सिक्कों की सबसे बड़ी निधि अमरावती में मिलती है। आगे यहाँ पर दिया है हिंद यवनों ने मुद्रा बनाने के लिए नई विधि डाइट राइटिंग और सर्वप्रथम ठप्पों से टंकित सिक्के चलाए थे। ज्यादातर हिंद यवन सिक्के वर्गाकार या चौकोर पाए जाते थे। और आगे दोस्तों यहाँ पर दिया हिंद यवनों को टकसाल, कपीसा, पुष्क कलावती और तक्षशिला में थे। मतलब इसके जो टकसाल का मतलब जहाँ सिक्के बनते थे वो कारखाने कपीसा में थे, पुष्क कलावती में थे और तक्षशिला में स्थित थे। दमित्री ने स्वयं को सिक्कों पर अपराजित घोषित किया है। तो देखिए स्वयं को अपराजित किसने बताया? दमित्री ने बताया। अर्थशास्त्र में कूट रूपक नामक पद का उल्लेख मिलता है जिसका काम जाली सिक्के बनाना होता था। देखिए कूट रूपक ये कौन होता था? जाली सिक्के बनाने का काम किया करता था। सीसा और पोटीन के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए हैं। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम कदम्ब शासक शांति वर्मा ने सोने से के आहत सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त के व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के सिर्फ पश्चिमी भारत में प्रचलित थे। चोल शासकों के सिक्कों पर बाघ का चिन्ह का अंकन हुआ था। ललितादित्य मुक्तापीड़ के सिक्कों का ढेर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मिलता है। मतलब देखिए ललितादित्य मुक्तापीड़ इसके जो सिक्कों का ढेर है बांदा जिले में मिलता है। आगे दिए चोल शासक राज प्रथम के सिक्कों पर मुरलीधर की आकृति मिलती है। गौड़ शासक शशांक के सोने के सिक्के पर नंदी के टीके और शिव, हाथी, लक्ष्मी इत्यादि का अंकन मिलता है। सातवाहन मुद्राओं पर प्रायः प्राकृत भाषा और गुप्त मुद्राओं पर संस्कृत भाषा का उल्लेख मिलता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सातवाहन मुद्रा जो है यहाँ पर प्राकृतिक भाषा और जो गुप्त मुद्रा है इस पर संस्कृत भाषा का उल्लेख किया गया है। गोंडा फर्नीस ने सर्वप्रथम सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किया है। बेंट बार प्रकार के सिक्के गांधार में प्रचलित थे। देखिए बेंट बार ये गांधार में चला करते थे। कर्दमक शक शासकों ने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई थी। आगे भागिले की मुद्राएं नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा पेपर में बनते हैं। सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन कुषाण शासक हुविष्क के सिक्कों पर मिलता है। कनिष्क के सिक्कों पर आर्दाक्षों देवी का अंकन है। आगे दिए भारत में शीशे के सिक्के सिर्फ सातवाहन ने और हिंद यवन स्ट्रेटो द्वितीय ने चलाए थे। तो शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन ने चलाए। कृष्ण बलराम प्रकार की मुद्रा ये अगाथोक्लीस ने चलाए हैं। बैल प्रकार की मुद्रा स्कंदगुप्त ने चलाए हैं। यौधेय शासकों के सिक्कों पर कार्तिकेय और कृतिका की आकृति देखने के लिए मिलती है। अब आगे दोस्तों यहाँ पर दिया गुप्त प्रशासन राजभाषा संस्कृत है, राजधानी पाटलिपुत्र है। यहाँ से आपको सिर्फ इतना याद रखना है, देखिए जो बिंदु बताया जा रहा है कि सेना का कार्यालय ये बलाधिकरण कहलाता था। मतलब जो सेना का कार्यालय गुप्त काल में उसे बलाधिकरण कहते थे। सेना के सर्वोच्च अधिकारी को महाबलाधिकृत कहा जाता था और कुछ और भी पद हुआ करते जैसे महापिलुपति ये हाथियों की सेना का प्रमुख हुआ करता था। भटास्वपति है ना ये घुड़सवार सेना का प्रमुख हुआ करता था। रण भंडागारिक ये सैन्य साजो सामान की व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता था। और चौरोधरणिक ये चोर पकड़ने वाला सिपाही हुआ करता था। ये पद का नाम याद रखिएगा। आगे यहाँ पर दिया भू प्रशासन। मतलब भू प्रशासन का मतलब उस समय कैसी प्रशासन हुआ करती थी? कृषि क्षेत्र से संबंधित। तो यहाँ पर दिया हुआ है भूमि के प्रकार। देखिए क्षेत्र भूमि जो खेती योग्य भूमि होता था उसे क्षेत्र भूमि कहा जाता था। सिल या खिल्ल या बंजर भूमि हुआ करता था। ये प्रश्न कई बार बना है कि खिल्ल किसे कहते थे? बंजर भूमि को कहते थे। क्षेत्र भूमि न्याय इसका उपयोग गैर कृषि भूमि या कृषि योग्य भूमि दोनों के लिए किया जाता था। आगे यहाँ पर दिया वास्तु। ये वास करने योग्य जो भूमि होता था उसे वास्तु कहते थे। नेक्स्ट दिया है अप्रहत ऐसी जंगली या परती भूमि जिस पर अभी तक हल नहीं चला हो। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए राज्य द्वारा प्रदत्त कर मुक्त भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। अप्रदा बिना बंदोबस्त वाली भूमि को अप्रदा कहते थे। अग्रहार भूमि मंदिर एवं ब्राह्मणों को शैक्षणिक एवं धार्मिक कार्यों हेतु प्रदत्त भूमि को अग्रहार भूमि कहते थे। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में खूब बनते हैं, जरूर याद रखिएगा। देखिए क्षेत्र भूमि ये कृषि वाली भूमि है,
खिल ये बंजर भूमि है ना। क्षेत्र भूमि न्याय इसमें मतलब ये दोनों के लिए यूज हुआ करता था, अगर कृषि योग्य है तो भी, नहीं है तो भी। वास्तु ये इस वास वाली भूमि है। अपरहत मतलब ये जंगली और परती है जिसपे अभी तक हल नहीं चला है। ब्रह्मदेय ऐसी भूमि को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। आगे यहाँ पर बताया गया दोस्तों, देखिएगा, अप्रदा बिना बंदोबस्त वाली भूमि। अग्रहार भूमि ये धार्मिक कार्यों के लिए दान दिया जाता था। अब भूमि पर कुछ टैक्स लगाए गए थे, यहाँ पे देखिए, सॉरी, कुछ अधिकारी यहाँ पर दिए गए है ना, तो अधिकारियों के बारे में समझते हैं। देखिए, ध्रुवाधिकरण कौन होता था? भू कर संग्रह करता, मतलब जो भू का कर कलेक्ट करता था उसे ध्रुवाधिकरण कहते थे। महाछपटलिक ये कौन होता था? लेखा का प्रभारी था, है ना। महाछपटलिक ये लेखा का प्रभारी हुआ करता था। करणिक ये भूमि संबंधी अभिलेखों का संरक्षक था। दिविर ये लेखक या लिपिक हुआ करते थे, दिविर। आगे दिया न्यायाधिकरण, ये भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करता था। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पर दिया है गुप्त युगीन महिला स्थिति। तो गुप्त युगीन महिला स्थिति और गुप्त साम्राज्य का पतन ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, और यहाँ पे कुछ और भी स्रोत दिए गए इनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर वाकाटक वंश की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही। क्लास हम लोग जानबूझकर छोटी रखते हैं ताकि आपको देखने में, रिवीजन करने में कोई समस्या ना हो। इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। बाकी ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स स्मॉल और कोई भी स्पेस नहीं होंगे, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।